नमस्कार दोस्तों, मैं रामजी मिश्रा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज मेरा ये फर्स्ट डे है जिसमें टीचमेंट ऐप पे मुझको पढ़ाने का अवसर मिला और ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं आशा करता हूं इससे कुछ अच्छा बता सकूं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कोचिंग से हटके हैं और प्राचीन शिक्षा को लेके मैं आज टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। प्राचीन शिक्षा और उससे संबंधित क्या कार्य रहे, पहले के कार्य और अब के कार्य में क्या अंतर है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आते हैं प्राचीन शिक्षा। पहले तो दोस्तों ये समझिए आप लोग कि प्राचीन शिक्षा और अब की शिक्षा में क्या अंतर है। पहले की शिक्षा हमारे जो है वो राज्य के शासन प्रणाली, लोगों की शिक्षा को लेकर, धर्म आचार्यों को तैयार करना, राजा को शिक्षित करना, एक राजा को पठन पाठन के ज्ञान के अलावा उनको शस्त्र अस्त्र का भी ज्ञान देना, इसके साथ साथ शासन व्यवस्था के बारे में बताना और उनके कर्तव्यों के बारे में बताना, ये मुख्य उद्देश्य हुआ करते थे। आज की शिक्षा में क्या अंतर है, आइए जानते हैं। आज की शिक्षा जो है ठीक उसी प्रकार है जैसे कि आपके एक कॉन्वेंट पद्धति चल गई है, कॉर्पोरेट जिन्हें बोलते हैं। आजकल की शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा है। हर चीज का उद्देश्य जो है ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है। 10 से 20% नॉलेज गेन होती है, मगर 80% उसके पीछे कहीं ना कहीं व्यवसाय कारण है। क्योंकि पहले की शिक्षा ज्ञान प्रदान हुआ करती थी। हमारे राज्य के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, राजा थे, जो आज के दौर में मुख्यमंत्री बोले जाते हैं, जो शासन व्यवस्था चलाते हैं थे, तो उनके जो धर्माचार्य थे, जो उनके कुल पुरोहित थे, वो कहीं भी जाने से पहले एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाते थे, जैसा कि आपके वेद पुराणों में इसकी व्याख्या है। आइए इस पे ज्यादा ना बात करके थोड़ा संक्षिप्त आ जाए। पहले की शिक्षा के दो खंड किए जाते हैं, एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के भी आपके दो खंड हैं, एक आश्रम पद्धति वाली शिक्षा और एक गुरुकुल वाली शिक्षा। आश्रम पद्धति वाली शिक्षा और गुरुकुल शिक्षा, इसको एक डिवाइड किया गया प्रत्यक्ष शिक्षा में, जो कि प्रत्यक्ष शिक्षा दी जाती है। इसमें आपके परिवार, पुरोहित, पंडित, सन्यासी और त्योहार के प्रसंग वगैरह हुआ करते हैं। कहने का मतलब जो लोकगीत है, लोक परंपरा है, उनके व्याख्यान हुआ करता है। तमाम प्रकार के संस्कार, चाहे वो आपके हमारे मंगलाचरण संस्कार हो और चाहे कि अंतिम संस्कार की बात हो, उसमें व्याख्या मिलती है। अब आते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा में आ जाते हैं तो इसमें सबसे पहले सनातन धर्म की परंपरा आ जाती है। इसमें गुरु जी का वर्णन है, इसके साथ साथ सामाजिक व राजनीतिक व नैतिक विकास होना
और गुरुकुलों की स्थापना करना इसका उद्देश्य रहता है। गुरुकुल की जैसा कि ज्यादातर गुरुकुल बनों में बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे कि एक पुरानी परंपरा के अकॉर्डिंग जो है कुछ असुरी शक्तियां बनों में वास करती थी, और कहीं भी जैसे आजकल सरकार का भी मोटो है कि ग्रामीण विकास को लेके या इस प्रकार का आपके जहां अल्प विकसित क्षेत्र है, अल्प विकास जहां पे है वहां पे क्या होता है, विकास करना एक परंपरा होती है, विकास की ओर आदमी बढ़ना चाहता है। लेकिन बात आज ही करते हैं तो गांव क्षेत्रों का विकास कस्बों में होता है, कस्बे का आपका हो सकता नगर क्षेत्र या मान लिया आपके सिटी बन सकता है, सिटी जो डेवलप होके आपके मंडल बन सकता है। तो अब पुरानी परंपरा पे आ जाए तो कहीं भी आपके जितने जो क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र हैं या जंगली क्षेत्र हैं, वहां पे गुरुकुल की स्थापना की जाती थी। इसलिए की जाती थी कि वन्य क्षेत्र में आपके जीव प्राणी जो है उनसे रक्षा हो सके, हमारी प्राकृतिक संपदा की भी रक्षा हो सके और वहां का विकास हो सके। वहां पे वनों में जाकर लोग शिक्षा ले सके कि किस तरीके से विचरण किया जाता। आजकल जो आर्मी को जो सिखाया जाता था वही ठीक वहां पे भी था। वहां पे शस्त्र अस्त्र का ज्ञान सिखाया जाता था, लोगों से कैसे भेंट वार्ता करनी है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है, तो इत्यादि। ज्यादातर मेन उद्देश्य ये रहता था कि अधिकतर आचार्य वनों में निवास करते थे। गुरुकुल में उनके कुछ उदाहरण ये हैं, जैसे महर्षि वाल्मीकि, रामायण में व्याख्यान मिलता है, संदीपनी, कंवर ऋषि, परशुराम जी, ऐसे कई भारद्वाज ऋषि, अत्रि मुनि, कई लोग ऐसे हैं जिनके आश्रम पाए जाते हैं और आज भी कहीं ना कहीं उनके निशान या उनका इतिहास में नाम है। और ये आपके द्रोणाचार्य जी हैं और कई पुराने जो लोग हैं मंदिरों में आज भी कहीं ना कहीं ये प्रथा है, लोगों के अंदर विश्वास है, आज भी लोग आते हैं। खैर, बात करते हैं प्राचीन शिक्षा की। प्राचीन शिक्षा के अनुसार एक आश्रम और दर्शन शास्त्र के अलावा व्याकरण का भी ज्ञान दिया जाता था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके ग्रहों की गणना लगा ली जाती थी, लोगों के भविष्य के बारे में सटीक जानकारी दी जा सकती थी उनके जन्म काल को लेकर। इसके साथ साथ सामाजिक व्यवहार में किस प्रकार से जनता को के लिए हितकारी नीति बन सके, इस तरीके से। अच्छा, जो आपके जो धर्माचार्य लोग होते थे, पंडित होते थे, उनका कार्य क्या होता था? उनका कार्य यही होता था यज्ञ करना, समाज कल्याण के लिए नीति तैयार करना और राजनीति और शासन नीति भी तैयार करना। शिक्षा केंद्रों की इसके साथ साथ उन्होंने स्थापना भी की और उसके प्रति अग्रसर भी रहते थे। अधिकतर कई संत मुनि ऋषि अपनी योग्यता दिखाकर राजाओं को प्रसन्न किया करते थे, अच्छे प्रसंगों से, भजन के माध्यम से। तो उन्हें राजा खुश होकर भूमि प्रदान कर दिया करते थे कि ठीक आप मेरे क्षेत्र में एक आश्रम का निर्माण करवा दीजिए, क्योंकि पूरे रहने खाने पूरी व्यवस्था सारी राजा करते थे। अपनी राजधानी में ही आपके शिक्षा केंद्र की स्थापना किया करते थे। इन शिक्षा केंद्रों में कुछ केंद्र ऐसे हैं जिनका नाम हमारे इतिहास में सुनहरे अक्षरों में आज भी दर्ज है। तक्षशिला है, पाटलिपुत्र, कानकुब्ज हुआ, मिथिला क्षेत्र हुआ, धारा क्षेत्र हुआ, तंजौर हुआ, काशी हुआ, कर्नाटक हुआ, नासिक हुआ, ये सारे शिक्षा के केंद्र प्रसिद्ध है।
कभी कभी राजा भी अनेक विद्वानों को आमंत्रित करके दान के रूप में भूमि दे दिया करते थे। चलिए कुछ ऐसे महान गणतज्ञ हुए हैं जिनकी मैं बात करता हूं। आइए कुछ महान गणतज्ञ के बारे में जाने। सर्वप्रथम भास्कराचार्य, ये महान ज्योतिषाचार्य भी थे, एक गणतज्ञ भी थे, और कहीं ना कहीं इनका नाम पाई के मान की खोज की भी प्रसिद्धि बताई जाती है। लोगों के द्वारा ये भी कहा गया है कि पाई के मान की खोज किस प्रकार हुई। तो भास्कराचार्य की एक पुत्री हुआ करती थी। इसमें भी कई भ्रांति हैं, कोई कहता था दत्तक पुत्री है और कोई कहता है उनकी खुद की है। तो बहुत सुशील और सुंदर कन्या थी भास्कराचार्य की, ऐसा कहा जाता है, जिसका नाम लीलावती था। लीलावती को वो पढ़ाना लिखाना चाहते थे और गणित विषय में भी पारंगत थी लीलावती। लेकिन जब वो शादी योग हुई तो उन्हें चिंता सताने लगी कि इसकी शादी का कहीं ना कहीं संबंध के बारे में विचार करना चाहिए। शादी को, ये संबंध को लेके इन्होंने कई लोगों से संपर्क किया, तो उनकी शादी में कोई ना कोई व्यवधान हमेशा रहा। अंततः थक कर भास्कराचार्य जी हार कर इन्होंने ये विचार किया कि मेरी पुत्री के जो मैं कहीं कार्य के लिए शादी जाता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं व्यवधान हो रहा, कोई कारण है। तो चूंकि खुद ज्योतिष शास्त्री थे तो मैंने इनकी कुंडली को देखा, सही से विचार किया, तो उनकी कुंडली में केवल एक ही योग बन रहा था, एकमात्र योग। तो वो दिन जो मुहूर्त भास्कराचार्य जी को ध्यान था, शादी का संबंध हुआ, उसी दिन मुहूर्त में उनका जो है विवाह होना संपन्न निश्चित किया गया। विवाह होने का समय आ गया तो वो घड़ी भास्कराचार्य जी ने निकाली कि एक नारियल का अर्ध कटोरा लिया, उसमें पानी भरा और नारियल के कटोरे में छेद होता है, तो 7 फेरे तब तक हो जाने चाहिए जब तक कि नारियल का पानी पूरा उस छेद के माध्यम से बह नहीं जाता। ये मुहूर्त था कि 7 फेरे उस नारियल के पानी के रहते हुए लग जाने चाहिए। कोई बात नहीं, पहला फेरा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरे फेरे में लीलावती का माला टूट जाता है और मोती नारियल के छेद से नीचे पहुंच जाता है और पानी रुक जाता है। रुकने के चूंकि मुहूर्त निकल जाता है, इस कारण जो है व्यवधान आ जाता है और लीलावती का विवाह नहीं हो पाता। इसी बात को लेकर उन्होंने कहा ये घड़ी मैं निकालूंगा तो मेरी लड़की के लिए बहुत ही विषम परिस्थिति वाली घड़ी है, देखते हैं वो समय क्या होगा। तो 22 के साथ उन्होंने निकाला, जिसका आजकल आज की गणित में अपना एक योगदान। इनका जन्म कर्नाटक के बीजापुर क्षेत्र में हुआ। ये गणित, वेद व अन्य प्रकार की शिक्षा में पारंगत, सभी प्रकार के शास्त्रों का उनको बहुत अच्छे से ज्ञान था। इनकी एक पुस्तक थी सिद्धांत शिरोमणि, जो बेहद फेमस थी। इनके जो योगदान है पाई के मान की उत्पत्ति और इसके साथ साथ कई इन्होंने ऐसे लोगों के जन्म कुंडली तैयार की और अच्छी भविष्यवाणी की, जिनके कारण ये जाने जाते थे। उस समय के बहुत प्रसिद्ध लोग हुआ करते थे। आते हैं दूसरे हैं आर्यभट्ट।
आर्यभट्ट के नाम से हमारे यहाँ सैटेलाइट भी है भारत की। आर्यभट्ट की भी अपनी एक अलग ख्याति थी। ये एक बहुत महान वैज्ञानिक हुआ करते थे, साथ में ज्योतिषाचार्य भी थे, गणितज्ञ भी थे। आपका जन्म पटना का प्राचीन कुसुमपुर था, लेकिन इनका जन्म जो था दक्षिण में हुआ। आपने 10 गीत का ग्रंथ आर्यभट्टीय और तंत्र प्रमुख ग्रंथ आर्यभट्ट सिद्धांत आर्यभट्टी में वर्गमूल और घनमूल और समांतर श्रेणी की इन्होंने उत्पत्ति की रचना की। प्रख्यात गणितज्ञ भी ये बहुत थे और वैज्ञानिक। आइए जानते हैं नारायण पंडित। तीसरा नाम है नारायण पंडित का। 13 से 40 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक इनका जन्म काल बताया जाता है। ये बहुत महान गणितज्ञ हुए। 1356 ईस्वी में गणित की कौमुदी नामक पुस्तक इनकी बहुत प्रसिद्ध रही। इनके मुख्य कार्य है वर्गमूल का लगभग निर्माण निकालना, मतलब दशमलव के अंकों तक। पेल का समीकरण भी इन्होंने दिया। जिनका पेल का समीकरण है वो NQ² + 1 है। पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ का जब मैं नाम लेता हूं तो मुझे चंद्रकांता नाटक याद आ जाता है। उसमें भी पंडित जगन्नाथ जी की एक बहुत अहम भूमिका थी। क्योंकि मैंने ये लिटरेचर पढ़ा तो अब मुझे बिल्कुल रट गया। पंडित जगन्नाथ एक महान खगोलविद और साथ में एक बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे और ज्योतिषाचार्य भी थे। आपने कई यंत्रों की स्थापना की, जिसमें सम्राट यंत्र है, खगोलीय यंत्र, ग्रहों की गणना लगा लिया करते थे, क्रांति वृक्ष यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, यज्ञ राजयंत्र, राम यंत्र आदि। ये हमारे कुछ गणितज्ञ और कुछ वैज्ञानिक के नाम थे, जो कि प्राचीन शिक्षा में अपना अहम योगदान दिया करते थे। ये वीडियो मैं इसलिए लाया हूं कि हमारी जो प्राचीन शिक्षा है कहीं ना कहीं पीछे होती जा रही है और वर्तमान की जो जरूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है प्राचीन शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। जो हमारी वर्तमान शिक्षा है वो कुछ मायनों में तो सही है, टेक्नोलॉजी के मायनों में सही है, मगर कहीं ना कहीं आपके जो ज्ञानवर्धक है वो नहीं। सारी शिक्षा राजनीति से और व्यापारीकरण से प्रेरित है। यही कारण है आज भारत का कुछ हद तक दुर्भाग्य है। भारत को सही नेता नहीं मिल पाते हैं, सही ब्यूरोक्रेट्स नहीं मिल पा रहे हैं और सही से शासन प्रणाली नहीं चल पा रही। हकीकत यह है कि हर व्यक्ति जब किसी पद को ज्वाइन करता है, पद ग्रहण करता है, तो शपथ ली जाती है शुद्ध अंतःकरण से, ईमानदारी से वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। मगर वास्तविकता क्या है, मैं नहीं, सारी जनता से आप पूछ लीजिए, हकीकत कुछ और है। गीता पे, बाइबल पे, कुरान पे, गुरु ग्रंथ साहिब पे लोग कसम खाते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, मगर वही झूठ का कारोबार चलता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का व्यापारीकरण है और उसी की हम सब खामियां झेल रहे हैं। अब किस प्रकार से है, कुछ थोड़े से छोटे और ठोस उदाहरण में देना चाह रहा हूं। आइए उदाहरण की बात करते हैं। तो जैसे मानव अपने जीवन के लिए इतना स्वार्थी हो गया है कि प्राकृतिक संपदा का दोहन कर रहा है। एक तरफ हम अपने रहने भर का क्षेत्र कायदे के अनुसार हमको
लेना चाहिए। मगर हम लोग एक जगह रहकर कई प्लाट खरीदते हैं, ग्रामीण खेत खरीद रहे हैं, उसका आवासीय प्लाट बनाया जा रहा है, नदी किनारे, समुद्र किनारे, पहाड़ किनारे हम व्यवसाय अपना चला रहे हैं। हम जाने कई जंगलों को नष्ट कर चुके हैं, हम कई करोड़ों पशु पक्षियों को आज जीवन का अधिकार का आपके उनसे छीन चुके हैं। ये हमारी प्राचीन शिक्षा नहीं सिखाती। हमारी प्राचीन शिक्षा में हमेशा भगवान से पहले प्राकृतिक संपदा की ही पूजा की जाती है। का प्रत्यक्ष उदाहरण आदिवासी समुदाय है। आज भी आदिवासी समुदाय में आप चले जाएं तो वहां भगवान की पूजा नहीं होती है। वहां पे पहाड़, वन्य जीव, प्राणी की पूजा होती है, वहां पत्थरों की पूजा होती है, वहां पे आदिवासी देवी देवताओं की पूजा होती है, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी पूजा होती है। ये हमारी प्राचीन शिक्षा नहीं सिखाती। आधुनिक शिक्षा में ये शोध नहीं है। आधुनिक शिक्षा में बच्चों पे एक सिलेबस का बोझ डाल दिया जाता है। 8-10 किताबें, नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये चलती चली जाती है। जबकि यदि देखा जाए, आप कितना भी बड़ा कॉन्वेंट स्कूल हो, कितना भी आपके नंबर 1 की फैसिलिटी वाला बच्चा हो, यदि उससे पूछ तो थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्सेशन भले आता हो, मगर उसका मीनिंग पूछ तो, उसका भाव पूछ तो नहीं आता। हिंदी की बुक आप पढ़वा लो, नहीं आती है। ये मेरा लेक्चर केवल इसी बात के लिए है कि प्राचीन शिक्षा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कृपया आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। नमस्कार। बढ़िया था अपना लेक्चर। प्राचीन शिक्षा